एक बार सुंदरवन कस्बे में गर्मी बेहद बढ़ने लगी। सारी फसलें सूखने लगी। अचानक क्या पता मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। सुंदरवन कस्बे के सारे लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नहीं नजर आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन कस्बे का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन कस्बे को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में एक चमक सी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदे सुबह सुबह चहक रहे हैं और खाने की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। औरतें कुएं से पानी भर कर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह इन सब को याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी ख्वाब देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली खुशहाली, हरियाली हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से पूरे कस्बे में अनाज की किल्लत है। किसी के भी घर में इतना राशन नहीं बचा कि वो 1 महीने तक भर पेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का राशन भी ठीक से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरे अब्बू और अम्मी खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे मालिक, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका कस्बे में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की परेशानी को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस कस्बे में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माहि। साधु बाबा एक एक करके सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ क्योंकि घर में उतना राशन ही नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही उस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत उन साधु बाबा को आवाज लगाती है, रुक जाइए बाबा, आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु उस औरत को ढेर सारी दुआएं देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की ओर चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक खानदान खाना खा रहा होता है। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर खानदान का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की 1 रोटी खाते हैं पर उससे उनका पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर खुशी न देखकर खानदान का मुखिया घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये 1 रोटी और खा लेते हैं पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे नेक इंसान,
तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा ये सारा खाना खा लेते हैं और इस खानदान की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। हे नेक इंसान, मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिली देखकर बहुत खुश हुआ और दंग रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे खानदान ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु बाबा इन्हें दुआएं देकर अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन कस्बे में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा उस गांव से चले जाते हैं। कस्बे के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उन्होंने साधु बाबा को दान में दे दिया। अब किसी के पास अगले दिन खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन कस्बे के नजारे को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कस्बे के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगी है। हाँ, ये तो सचमुच में ईश्वर की कृपा हो गई गांव पर। सभी कस्बे वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और कस्बे में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। ओमकिला अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओमकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओमकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओमकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओमकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओमकिला की माँ खेत में काम करती और ओमकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओमकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओमकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है। ओमकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओमकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओमकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओमकिला को केवल 10,000 देता था। ओमकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा।
अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया है, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए है मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2,000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ, मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकाकर वहाँ से चले गए। ओंकिला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओंकिला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओंकिला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओंकिला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची
तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओंकिला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओंकिला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओंकिला, तुम रो क्यों रही हो? ओंकिला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओंकिला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी। इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए, जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीच पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया, जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह ओंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा।
आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है, ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तालीम का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त, लेकिन अब जब तूने निकाह कर ही लिया है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तुम तो जानते ही हो कि कैसे हालात में मेरा निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इरफान, तू शौरमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शौरमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, वो कहाँ से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश होकर अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्दी ही मेरी शौरमा की दुकान लगेगी। उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसे कर्ज में लेकर इरफान ने शोरमे की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने लगा और उसकी शौरमे की दुकान शुरू हो गई। अरे भाईजान, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमे की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। जायका तो बेहतरीन है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े मजे से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2000 रुपए हमारे घर के खर्च के लिए और सामान के लिए रखता हूँ और 2000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसे ही चलता रहा
तो जल्दी ही मकबूल भाई का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्ज की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। हाँ भाई, दुआ करो ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की कतार लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी 2 गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते ही रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर रोज रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बेहद खुश होता। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के कारोबार में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमा का कारोबार करना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम कीमत में बेचनी होगी, तभी लोग मेरा शौरमा खाएंगे। जुबैर हिसाब लगाने लगा कि वो कैसे शौरमे की कीमत घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की तलाश में जुबैर कई चिकन की दुकानों पर गया। सभी जगह उसे वही रेट मिल रहा था। आखिर वो अकरम की दुकान में गया। अकरम बेईमान किस्म का शख्स था। अरे भाईजान, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, लेकिन कीमत वाजिब नहीं लग रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तो मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले। मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो मिलेंगी। लेकिन मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, होटलों में मरी हुई मुर्गियां ही तो जाती हैं। किसी का बात नहीं समझ सकता कि जो मुर्गी वो वहाँ खा रहा है वो जिंदा काटी गई थी या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाईजान, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़ी सी तख्ती पर रेट लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का कम रेट देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए। लेकिन अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा जायका नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए के शौरमा में फायदा हो रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे पास ही लौटेंगे भाई, फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस रोज इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमा की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए के बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा। क्या? ये अकरम एक नंबर का बेईमान है। ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सस्ते में बेच रहा है, लेकिन ये तो वाजिब नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का दफ्तर है, जहां फूड की शिकायतें की जाती है। हमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिसर के पास गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी।
फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमे की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। अरे जनाब, कुछ सेटलमेंट करते हैं। 2 लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल लिया और जांच की। सर, यह चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी के बारे में इल्म हो गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई और लालची शौरमे वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं होती।